मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम जानेंगे कि जो नर जननांग होता है वह कहाँ पे स्थित होता है और उनमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं और उन संरचनाओं को किस तरीके से और किन भागों को जोड़ के यह पूरा तंत्र बनता है, उसको हम समझेंगे। और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इन अंगों का काम क्या होता है और उनकी संरचना क्या होती है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर बात करते हैं कि पुरुषों या नर में ये पाया कहाँ जाता है, तो शरीर में जो उदर गुहा होती है, एब्डोमिनल कैविटी, उसके नीचे एक बोन पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है, जिसको हम सोनी मेखला कहते हैं, पेल्विक गर्डल। अब होता क्या है, फिगर में आप देखिएगा, यह बोन जो होती है वो सोनी मेखला है और यह नीचे की जो जांघ की फीमर हड्डी होती है इनको जोड़ती है। तो नीचे जो नर जननांग है वह इस पेल्विक एरिया में क्या होते हैं, इन हड्डियों के बीच सुरक्षित होते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह जननांग पाए कहाँ जाते हैं, यह कंसेप्ट क्लियर होता है। फिर नर जननांग को हम निम्न भागों में बांटते हैं। एक वो जो प्राथमिक जननांग है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन, और दूसरे जो सहायक रिप्रोडक्टिव आर्गन। अब जो सहायक होते हैं वह आगे चल के क्या क्या काम करते हैं इसको समझेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्राथमिक सहायक अंग मेल। तो यह क्या करता है, यह शुक्राणुओं का निर्माण करता है। और पुरुष में जो प्राथमिक जननांग है वो क्या है, वृषण है, टेस्टिस है। ये जोड़े में पाए जाते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। इनकी क्या क्या संरचनाएं होती हैं हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या कि जो पुरुष होते हैं उसमें जो प्राथमिक जननांग है वो क्या है, वृषण है, टेस्टिस है। और इन्हीं के अंदर शुक्राणु, जिसको कि नर युग्मक कहते हैं, इनका निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि सहायक अंग कौन कौन से होते हैं। तो जो सहायक अंग हैं उनमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सहायक नलिकाएँ। जो सहायक नलिकाएँ होती हैं, एसेसरी डक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है जननांग तंत्र। क्यों? क्योंकि शुक्राणु को शरीर से बाहर ले जाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ में शुक्राणु का निर्माण में भी उनको पोषण देना, उनको मैच्योर करना, विकसित करना और साथ में उनको शरीर के बाहर निकालना पूर्ण तरीके से विकसित होकर, जिससे कि वो जनन में भाग ले सकें। तो जो पहली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नलिका है वो है शुक्रजनक नलिकाएं, जिसको हम अंग्रेजी में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो इस फिगर में आते हैं, हम लोग समझते हैं कि वृषण क्या होते हैं। वृषण 2 होते हैं। अब उनका हम अनुदैर्ध्य काट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब ये क्या होता है, अगर ये मार्कर है इस तरीके से काटते हैं तो इसको हम अनुप्रस्थ काट कहते हैं, और जब इस तरीके से काटते हैं खड़े खड़े तो इसको अनुदैर्ध्य काट कहते हैं। अब जो अनुदैर्ध्य काट में देखते हैं तो इस तरीके से हमें वृषण दिखाई देता है। वृषण के अंदर जो और छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वृषण पालिकाएँ। यहाँ हम थोड़ा समझते भी जाएंगे कि जो वृषण में छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं ये वृषण पालिकाएँ होती हैं। इनकी संख्या 200 लगभग 250 होती हैं। वृषण पालिकाओं में ही वह विशेष नलिकाएं होती हैं जिसको शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। तो पहला चीज़ जो नलिकाएं, सहायक नलिकाएं हैं, वो शुक्रजनक नलिका है, जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये पाई कहाँ जाती है, वृषण के जो होता है वृषण पालिकाओं में। तो पहली एक नलिका समझ में आ गई, और उसकी स्थिति कहाँ है, यहाँ पे वृषण के अंदर और वृषण पालिका में। तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए कि जो वृषण नलिका होती है, शुक्रजनक नलिका होती है, वह वृषण पालिका में पाई जाती है। ये कंसेप्ट क्लियर। अब आगे देखते हैं, जो दूसरी सहायक है वह है वृषण जालिका, जिसको हम रीटे टेस्टिस कहते हैं। वृषण जालिका कहाँ पे होता है इसको समझते हैं। इस फिगर को आते हैं, फिगर पे। यह फिगर में जब शुक्रजनक नलिकाएँ यहाँ आके इस संरचना से मिलती हैं, जो जाली की तरह, नेट की तरह आपको दिखाई दे रही है, यही क्या होती है, वृषण जालिका होती है। तो शुक्रजनक नलिका उनसे जुड़ी हुई क्या होती हैं, वृषण जालिकाएं। सारी शुक्रजनक नलिकाएं आके जो मिलती हैं वो कहाँ आके मिलती हैं, वृषण जालिका में। तो ये दूसरी नलिका समझ में आ गई कि वो कहाँ पे स्थित होती है। साथ में जो अगली नलिका है वो है शुक्रवाहिका नलिका, जिसको वासा एफ्रेंसिया कहते हैं। वासा एफ्रेंसिया क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा कि जैसे वृषण जालिका से
ये जो लाल रंग की पतली पतली नलिकाएं आपको दिख रही हैं फिगर में, यही क्या कहलाती हैं? शुक्रवाहिका, जिसको हम वासा एफरेंसिया कहेंगे। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ 3 हमने नलिकाओं को समझा। एक जो शुक्रजनक नलिका होती है वो यहाँ पे है, फिर आगे चल के वो मिल जाती हैं विषण जालिका में, फिर विषण जालिका से महीन पतली पतली नलिकाएँ निकलती हैं जिसको शुक्रवाहिका बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अगला जो है वो है अधवृषण, एपिडिडाइमिस। अधवृषण कहाँ होती हैं? अधवृषण टेस्टिस के बाहर की यह संरचना होती है और बहुत ये क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड, बहुत मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं नलिकाओं की, इसको हम अधवृषण कहते हैं। तो अधवृषण भी समझ में आ गया कि वृषण के बाहर पाए जाते हैं, जैसे एक वृषण में पाए जाएंगे उसी तरीके से ये एनसीईआरटी का पूरा फिगर है। ये जो जनन अंग है, एक तरफ एक टेस्टिस, दूसरी तरफ दूसरा टेस्टिस, तो उसमें जैसे अधवृषण पाया जा रहा है, सेम उसी तरीके से उधर भी अधवृषण पाया जाता है दोनों टेस्टिस में। तो ये जो भाग हुआ वो अधवृषण, इसको हमने समझ लिया, जिसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। फिर आगे आती है शुक्रवाहक, जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं। तो ये अधवृषण से ये आई और ये जो नलिका कहलाती है इसी को हम शुक्रवाहक कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। तो ये सारी नलिकाएं कहाँ कहाँ पे स्थित होती हैं वो हमने अच्छी तरीके से देखा। अब आगे कुछ विशेष ग्रंथियां होती हैं जो कि इन शुक्राणुओं को पोषण देती हैं, साथ में ही उनको मैच्योर करने में मदद करती हैं और कुछ स्रावित करती हैं रस, जिसकी वजह से कि शुक्राणु उन रसों के साथ मिलके वीर्य यानी सीमेन का निर्माण करते हैं। तो उन ग्रंथियों को समझते हैं। जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स कौन कौन सी पाई जाती हैं नर जनन अंग में? तो वो पहली क्या है? शुक्राशय, जिसको सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। शुक्राशय क्या होता है? जहाँ पे कि शुक्राणु आके स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे फिगर देखिएगा, ये ब्लू रंग की 2 यानी एक जोड़े शुक्राशय पाए जाते हैं और यहीं पे शुक्रवाहक आके मिल जाते हैं और जहाँ पे कि शुक्राणु स्टोर हो जाते हैं। आप समझ में आ गया होगा कि जो ग्रंथि होती है, इसको ग्रंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शुक्राशय एक स्टोरेज का काम करता है, साथ से इसमें कुछ पदार्थ भी स्रावित होते हैं। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जो दूसरी ग्रंथ है उसको हम पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं, जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड को फिगर में देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि यह जब नलिका आगे आती है तो यह एक इस तरीके से चारों ओर एक टिश्यू से घिरी होती है और जो कि क्या करता है? हार्मोन्स का निर्माण करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड या पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पे कभी कभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछ लिया, नीट में पूछा गया कि कौन सी ग्रंथि जोड़े में पाई जाती है और कौन अकेली होती है। तो शुक्राशय क्या होते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड अकेली सिंगल होती है, जबकि कंद मूत्र पथ जो ग्रंथि होती है, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं, वो भी जोड़े में पाई जाती है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ग्लैंड्स के बारे में। और प्रोस्टेट ग्लैंड पुरस्थ ग्रंथि यहाँ पे स्थित है। साथ में जो तीसरी और आखिरी ग्रंथि है उसको हम कंद मूत्र पथ ग्रंथि कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यह जोड़े में होती है और वह प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे स्थित होती है और छोटी होती है, 1 सेंटीमीटर से भी कम आकार होता है उसका। तो इस प्रकार से इन तीनों ग्रंथियों के बारे में हमने सीखा। एक शुक्राशय जो जोड़े में पाए जाते हैं ऊपर की ओर, जो शुक्रवाहक आके वहाँ पे मिलते हैं। साथ में यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जो होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं। और आखिरी में जो चौथा है वो है बाह्य जननेंद्रिय, जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटलिया कहेंगे। यह क्या होते हैं? जब पूरी तरीके से शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, विकसित हो जाते हैं और वह इन ग्रंथियों से जो पदार्थ स्रावित होते हैं, इन 3 ग्रंथियों से जब वो सब स्पर्म के साथ मिल जाते हैं तो उसको हम वीर्य यानी सीमेन कहते हैं। और इस सीमेन को यानी शुक्राणुओं को जनन के लिए मादा जनन अंग में पहुंचाना होता है। तो उसको जो पहुंचाने में सहायक होते हैं वह बाह्य जननेंद्रिय होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं। और वो क्या होता है? पुरुषों में उसको शिश्न कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। ये पेनिस ही क्या करता है कि शुक्राणु को वेजाइना यानी मादा जनन पथ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंचाते हैं, जिसके
कारण शुक्राणु आगे चल के अंडाणु से मिल के निषेचन की प्रक्रिया संपन्न कर लें। तो यहाँ पे हमने ये नर जनन के बारे में अच्छी तरीके से समझा। अब इनकी संरचना और विषण के जो डिटेल संरचना, शुक्राणु का निर्माण क्या होता है, किस तरीके से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ग्रंथियों का क्या कार्य होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।